नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा। ये जो अभी हमारे साथ ऑडियंस ताली बजा रही है ना, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं प्रोग्राम की शुरुआत में। ये प्रोग्राम के लिए ताली नहीं बजा रहे थे, हम बात कर रहे थे हमारे साथ आज जो 3 मेहमान हैं उनकी खासियत की, उनकी उपलब्धियों की। ये तालियां उनके लिए बज रही थी, तो जारी रखिए अपनी तालियां। आप हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हैं। संजय कुलकर्णी साहब मतलब जिन्होंने किया था ऑपरेशन मेघदूत, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का तिरंगा लहराया था 1984 में। बहुत शुक्रिया सर आपका स्टूडियो में आने के लिए। आज मेजर जनरल संजय मेसन साहब हमारे साथ हैं, जो कि अफगानिस्तान में हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके हैं, कमांडो ट्रेनर हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। दुनिया की कोई भी एयरफोर्स कोई भी हथियार और जहाज खरीदती है, मुझे तो कभी कभी लगता है इनसे पूछ के ले जाती है इतनी जानकारी सर को है। एयरफोर्स की दुनिया की कोई चीज उनसे छुपी हुई नहीं है। बहुत स्वागत सर आपका। सौरभ, एक चीज और जी सर ऐड कर दूं, बिकॉज वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वी स्टार्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस असेट्स। आप तो इंडियन एयरफोर्स स्पेस की बातें करती है, नॉट ओनली एयर। उसमें भी थे। वी एस्टैब्लिश्ड, एज क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे बताएंगे। जरूर जरूर। तो आपकी जो सवाल हो जरूर आप लोग पूछिएगा हमारे मेहमानों से। सर एक सवाल शुरुआत में जो आज मुझे लगता है हर देशवासी के मन में होगा। आज 4 मई है। आज हमारे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको 12 दिन पूरे हो गए। और पीछे आप याद कीजिए, जब 2019 में अटैक हुआ था पुलवामा का, ठीक उसके 12वें दिन, मतलब आप समझ लें आज का दिन, ठीक 12वें दिन भारत ने जवाब दे दिया था, बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी। इससे पहले उरी, वो भी 10-12 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका जवाब पाकिस्तान को मिल गया था। तो पाकिस्तानी तो आज ये सोच रहे थे कि आज की रात कुछ करेगा भारत। अब देखिए आज की रात कोई नहीं जानता कब क्या होगा। कोई पाकिस्तानी भी सुन रहा होता है, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उनको लगता है कि भारत पहले की तरह ये 2 हफ्ते के अंदर जवाब देगा। तो आज का दिन बड़ा उनके लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर नहीं, अगर हम समय ले रहे हैं 2 हफ्ते से ज्यादा, 1 महीना या उससे भी ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है? हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सौरभ, बहुत बढ़िया सवाल। जो ये ऐसा सवाल जो पूरे हिंदुस्तान को आज वाकई खा रहा है कि हम लोग बदला क्यों नहीं ले रहे और क्यों नहीं हम कर रहे जो हम लोगों ने पुलवामा के बाद किया या फिर उरी के बाद किया। पर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप देखिएगा, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई शुरू हुई। पाकिस्तान में जो बौखलाहट है, जो डर है, वो डर जो सताता है और डर की कोई दवा नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज डरा हुआ है कि भारत करेगा तो कैसे करेगा। पूरे विश्व भर में आइसोलेट हो चुका है। इंडस वाटर ट्रीटी से ये नहीं कि पानी रुक गया, पर उसको अब खतरा है कि अब मानसून आने वाले हैं कि पानी कब छोड़ेगा। जो खतरा है वेपनाइजेशन और वाटर, वो पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त खतरा है कि क्या हिंदुस्तान करेगा। उसके बाद जिस प्रकार से सारे रिश्ते हमने पाकिस्तान से तोड़ दिए, वो भी पाकिस्तान को मालूम नहीं। पाकिस्तान को जो दवाइयाँ आ जाती थी, लोग, ये मतलब पाकिस्तान हमारे लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता है वाला हिसाब आ चुका है। ये जो मैं कहूँगा डर जो है पाकिस्तान को खा रहा है। और फेज़ 1 में ये हुआ। अब फेज़ 2 में हमने ये भी देखना है कि भारत के अंदर जो गद्दार हैं, जो इनकी सहायता करते हैं, जो इनको पनाह देते हैं, जो इनकी मदद करते हैं, उनको भी खात्मा करना है। और फिर हमने पाकिस्तान के अंदर जो उनके आका हैं उनको भी ख़त्म करना है। लेकिन पुलवामा के बाद या फिर उरी के बाद हम लोगों ने सोचा, भारत ने सोचा कि शायद पाकिस्तान संभल जाएगा, पाकिस्तान समझता होगा कि हमारा इंटेंट क्या है। तो पाकिस्तान समझा नहीं। बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी नहीं समझा, उरी के बाद भी नहीं समझा। अब ऐसा समझाना है कि उठना नहीं चाहिए। अगर वो हम कर पाए तो फायदा होएगा। इन 2 हफ्तों में सर जो कुछ आप देख रहे हैं भारत के साइड में, उससे आपको ये सेंस मिल रही है कि इस बार भारत बालाकोट जैसा नहीं, उससे कुछ अलग सोच रहा है, कुछ बड़ा सोच रहा है? बिल्कुल। बालाकोट जैसे नहीं है। अब तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये, और मल्टी फ्रंट, मल्टीपल फ्रंट, ये नहीं है कि सिर्फ एक बालाकोट स्ट्राइक कर दिया या अपने कहीं नेवल पोर्ट। नहीं, इट इज गोइंग टू बी ह्यूज एज आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे को मालूम नहीं सरकार क्या करेगी, क्या ऑप्शंस हैं अपने पास, बस सारे ऑप्शंस मल करने के बाद मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा अब भारत के फायदे में होगा और पाकिस्तान का जबरदस्त नुकसान होगा। हो सकता है बंटवारा भी हो जाए पाकिस्तान का। बंटवारा भी हो जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा, इस बार एक चीज और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे जब कुछ मुलाकातें करते हैं अपने रूटीन में, जो भी कई की जानकारी आती है, कई की जानकारी नहीं आती है, लेकिन जिन मीटिंग्स की चर्चा हो रही है उसके बारे में आप जरा जानिए। कल से आज तक उन्होंने 3 मीटिंग की हैं, बड़ी मीटिंग, या जिनके बारे में जो पब्लिकली की गई, क्योंकि अगर वो उसकी तस्वीर जारी की गई है, उसके बारे में मीडिया को बताया गया है, तो वो संदेश पाकिस्तान को भी दिया गया है कि प्रधानमंत्री इनसे मिले। किस किस से मिले हैं प्रधानमंत्री? पहले वो मिले कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, उसके बाद उनकी मुलाकात कल हुई भारत के नेवी चीफ से, हमारी नौसेना के प्रमुख से, और आज उन्होंने मुलाकात की है वायुसेना के प्रमुख से। ये मुलाकातें इस तरीके से पहले नहीं होती थी। वो उनका हक है, वो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन एक एक सेना के प्रमुख से अलग अलग मिलना, ये बिजनेस यूजुअल तो नहीं दिखाई देता। ये कुछ अलग चल रहा है इस वक्त, और ये मैसेज पाकिस्तान को भी जा रहा है। उमर अब्दुल्ला की मुलाकात, चले आप एक पॉलिटिकल सेंस में मान भी सकते हैं, उसको अगर आप छोड़ दें, चीफ से अलग अलग मीटिंग, जनरल नेस्टन, आपको क्या लग रहा है? सौरभ, ऐसा है, चीफ साहब के साथ जो मीटिंग हो रही है अलग अलग, और जो आपने सवाल यहाँ जनरल कुलकर्णी साहब से भी उठाया था, ये दोनों को रिलेटेड हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मुद्दा बहुत क्लियर है। आपने उनका जो स्टेटमेंट सुना था, पाकिस्तान को सॉलिड सबक सिखाना है, कोई शक है ही नहीं। तो फौज में जब कोई लड़ाई होती है तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बहुत वेल डिफाइंड और क्लियर होना चाहिए। टारगेट्स कब, कहां, कैसे, ये प्रधानमंत्री ने फौज पे भरोसा करके फौज पे छोड़ दिया है। तो बार बार सवाल उठता है, हमला जल्दी क्यों नहीं हो रहा है जी? 71 की लड़ाई में फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस समय इंडियन आर्मी के चीफ थे। मिसेस इंदिरा गांधी ने उन्हें मार्च में बोला था बांग्लादेश में हमला करने के लिए, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में। हमला कब किया उन्होंने? दिसंबर में, 3 दिसंबर 1971 में हमला किया। तो यह साफ जाहिर है कि लोगों में एक बहुत इच्छुकता है कि जल्दी हो, क्योंकि एक नॉर्मल फीलिंग आती है, रिवेंज, रिटेलिएशन जल्दी होना चाहिए। देश को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को जब यह हमला हुआ था, उसी दिन से तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की। हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में थे, पूरे विश्व से सपोर्ट मिला। देखिए, जब लड़ाई होती है, इट इज नॉट ओनली मिलिट्री, इट इज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और वो उसी दिन चालू हो गई थी। दूसरे ही तीसरे दिन हमने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया, पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट कर दिया। उसके बाद स्क्रैपिंग नहीं, होल्डिंग एन अबेंस इंडस वाटर ट्रीटी। उससे क्या है कि पाकिस्तान में खलबली मची। उसी दूसरे दिन स्टेटमेंट्स क्या है, हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे पाकिस्तान के। वही जो जनरल साहब बोल रहे हैं, घबराहट। और दुश्मन को देखिए, हम लड़ाई जब लड़ते हैं ना, एज डिफेंस फोर्सेस, हम उनके माइंड को टारगेट करते हैं। लड़ाई है माइंड की टारगेट करना, उसके माइंड को, डिसीजन मेकिंग माइंड को पैरालाइज कर दो, कंफ्यूज कर दो, अचंभत में डाल दो। अब वो देख रहा है कि इसका स्ट्रैटेजिक स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है वेस्टर्न बॉर्डर्स में। उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आपने देखा उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन तक हाईजैक की। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी और अफगान तालिबान लगा हुआ है। पीओके में अपराइजिंग्स हो रहे हैं। इधर से इंडियन प्रेशर है, और लड़ाई हमने इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि आज भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी ऑलरेडी पोस्चरिंग और मैन्यूवरिंग कर रही है। ये जो शिप्स हमारी इंडियन नेवी की, पूरा कैरियर फ्लीट वहां डिप्लॉयड है। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की है, सब कुछ किया है। एयरफोर्स फ्लाइट कर रही है। आपने कल देखा वो गंगा जो एक्सप्रेस वे पे, उससे फ्लाइट हुआ, लैंडिंग हुई, इस पे सब कुछ हो रहा है। भारतीय सेना मैन्यूवर कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, दुश्मन घबरा रहा है। और ये तो वो चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, बिल्कुल इसके पीछे बहुत कुछ और हो रहा है। आप ये सोचो, हमें जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो भी मीडिया ही देख रहे हैं। अभी तो वो इंडियन मीडिया पे बिल्कुल फोकस कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कोई शायद कहीं से प्लान मिल जाए। देखिए, सरप्राइज और डिसेप्शन लड़ाई की सबसे बड़ी एक चीज होती है सौरभ, और सरप्राइज डिसेप्शन आज भारत के पास है। हमारी मर्जी है जब करिए, टाइम भी हर चीज से लिया, सरप्राइज डिसेप्शन है। सर, इसी से एक सवाल, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरीके का मत रखने वाले लोग हैं, और डेमोक्रेसी है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। किसी को लगता है कि हमारी जो इस वक्त अप्रोच दिखाई दे रही है वो उससे सहमत ना हो। तो कुछ लोगों ने, ये आपने जो सरप्राइज वाली बात की, मुझे इससे याद आया, कुछ लोग सीनियर
रिटायर्ड फौजियों की बातें मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खो दिया। 2 हफ्ते या इससे ज्यादा वक्त अगर हम लोग ले रहे हैं, 2 हफ्ते तो बीत चुके, अब तो आपका दुश्मन भी सजग है, उसको भी अपनी तैयारी करने का, अपनी फोर्स रिप्लेनिश करने का मौका मिल चुका है। तो वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट था वो अब आपके पास नहीं है। आपसे सहमत है? बिल्कुल नहीं। नहीं। देखिए, ऐसा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस एंड द लार्जर व्यूअरशिप, सबसे बड़ी चीज जो आपको मदद करती है किसी लड़ाई में, वो मोरल। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। Okay. सरप्राइज इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, बट द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर इज द मोरल ऑफ द नेशन एंड द आर्म फोर्सेस। उसमें आप सब शामिल हैं, सारे देशवासी शामिल हैं। जब आप वन ऑफ अटैक करते हैं, लाइक बालाकोट, लाइक उरी, you need that element of surprise. It will be there in various forms at tactical levels. मगर जब आप नेशन, होल ऑफ नेशन अप्रोच रखते हैं, तो कुछ विजिबल होता है, ऐसा आपने बोला, कुछ इनविजिबल होता है। विजिबल क्या है? जल, थल, नभ, ये जो सेनाएं हैं विजिबल हैं, ऑप्टिक्स दिखती है, आपको गरज सुनाई पड़ती है, आपको जहाज समंदर में दिखाई देते हैं, पनडुब्बियां नीचे भी सुनाई पड़ती हैं जो बताई जाती हैं, और जो हमारी फौज है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इन सब से आजकल के इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर में सिर्फ यही काम नहीं आते। आपका सैटेलाइट नेटवर्क जो है, जो हमारे पास GSAT-7A इस वक्त है, वो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आप इंफॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ बैटल बनाते हैं जो दिख नहीं रहा है, और आप इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बनाते हैं। तो आपका सैटेलाइट नेटवर्क में क्या क्या है? There's a radio intelligence satellite, RISAT. There's electromagnetic EMI intelligence satellite. And इन सब का एक तंत्र है। ये तंत्र एक्टिव है और उनको हर फ्रंट पर अटैक करना है। This is not good enough, because जब तक होल ऑफ नेशन अप्रोच नहीं होगी, तब तक अब आपको टारगेट सिलेक्शंस करने हैं। आप समझेंगे कि क्या अब तक सिलेक्शन नहीं किया होगा? टारगेट फोल्डर हमेशा तैयार रहता है, हमेशा अपने एडवर्सरी का जो टारगेट फोल्डर है, हमें एस्केलेशन लैडर पे कैसे जाना है और किस वक्त क्या हिट करना है, ये उसकी रेल नेटवर्क होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क होगा, उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, उसके सर्वर्स होंगे। क्योंकि आज आपके पास जो हम कॉमन शब्दों में बोलते हैं हैकिंग की, साइबर की भी पावर है, उस पावर का भी इस्तेमाल होता है। अब मैं आता हूं, तो इसलिए एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है हमारी कंट्री का। मैं इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया सर, हाँ, पूछ लेता पूछिए। क्या आप दुश्मन के हवाई जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, उस पर बम गिराए बगैर उसको डिसेबल कर सकते हैं, क्रिपल कर सकते हैं? यू आस्क्ड द राइट क्वेश्चन। आजकल एक चीज बहुत मीडिया में चल रही है, शायद बच्चों ने भी सुनी होगी, PL-15 आ गया है, घबरा जाइए। कोई मिसाइल आई है उनके पास? नहीं, BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जो चाइना ने उनको दी है कि हम इसको 200 किलोमीटर तक मारेंगे। पहली बात तो बैटल टेस्टेड नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है, जो आपने कहा हम स्पूफ कर सकते हैं, उसकी GPS स्पूफिंग का हमारे पास है। एक सरल शब्दों में आपको बताना है, वो अगर हम कहें कि कोई चीज हम चाइना के लिए मार रहे हैं तो जापान पहुंच गई, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को स्पूफ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को। ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। ये कैपेबिलिटी, दैट्स व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। जब भी कोई लड़ाई होगी, जब शुरू होगी, तो पहले सीड ऑपरेशंस होंगे, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, उनको हमें सॉफ्टन अप करना पड़ेगा। अब लेकिन सर, ये 2 तो मिनट दें, तो मैं कंक्लूड कर दूं। अच्छा, ठीक, क्योंकि वो जरूरी है उसका समझ में आने के लिए। तो इसका मतलब टारगेट सिलेक्शन हो चुका है, उसको कैसे हम डिसॉल्व करेंगे या रिजॉल्व करेंगे वो हो चुका है, और हम ये भी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि इनको हम कैसे, इनके बटन्स को, सो कॉल्ड बटन्स जो पौवे पौवे के बटन बताते हैं, उसको हम कैसे डिसेबल कर दें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है और जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिकन है। और अमेरिका ने, अगर आपने मॉनिटर किया होगा, मीडिया में ये खबर आई है कि अमेरिका ने कहा है कि ये नहीं चलेंगे, दे हैव ऑलरेडी बीन स्विच्ड ऑफ। हमने चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करना आज से, जब मैं एयरफोर्स में था, ये 20 साल पहले की बात है, हमने 20 से 25 साल पहले बंद कर दिया था। ये जो आत्मनिर्भरता आप जोड़ते हैं किसी के युद्ध कौशल से, वो आत्मनिर्भरता यहां पर काम आती है। लेकिन अगर सर, आप आत्मनिर्भर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये जो इनकी परमाणु धमकी है वो बंद नहीं हो रही। पहले तो इनके लोग पाकिस्तान के नेता, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक ये पाकिस्तान में बैठकर ऐसे स्टेटमेंट्स देते थे। अब ऐसा लगता है कि अब ये
केवल भारत को नहीं डराना चाहते, ये दुनिया को डराना चाहते हैं। अब इनके जो राजदूत हैं और देशों में, उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया। रूस में इनके राजदूत खालिद जमाली, उन्होंने वहां के एक टीवी चैनल से, रशिया टुडे से बात करते हुए ये कहा है कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और पाकिस्तान जब जवाब देगा तो उसके पास जितनी ताकत है और जितना भी उसके बस में है जवाब देना, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, फुल स्पेक्ट्रम में हम उसको जवाब देंगे। Nothing else. This is the total full spectrum on television channels. And hanging on to the feet of all the powers that अब रोक लो, इंडिया को रोक लो। लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहूंगा, as a nation, we must have the sustained efforts towards changing the face of our neighbor. The neighbor must get, every war should have an aim. 71 war had an aim because of genocidal issue. Aim ये था कि बांग्लादेश बनना चाहिए। उसी तरह इस बार अगर हम जाते हैं तो ये वन ऑफ स्ट्राइक नहीं है, इस स्पेक्ट्रम में होगी, 4 होंगे। शायद उनको ये पता है कि ऐसा कुछ शायद भारत करेगा। सर, उनका जो जवाब था, फुल स्पेक्ट्रम में जवाब देंगे, और न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर उन्होंने बाद में ऐड कर ही दिया। मुझे आज कुछ दिन में मेहमान कह रहे थे, ये तो किसी डिप्लोमैट की भाषा नहीं है, डिप्लोमैट तो कभी न्यूक्लियर कन्वेंशनल इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, ये क्यों? सही बात है। मैसन साहब जी, ये है न्यूक्लियर टेररिज्म। ओके, पाकिस्तान नॉर्मल टेररिज्म तो कर ही रहा है, जो वो पिछले 40 साल से कर रहा है। मैं कश्मीर में जब 1976 में था, 76 से 79 पहली पोस्टिंग कुपवाड़ा में, ये तब से इन्होंने शुरू कर दिया था। और उस समय इन्होंने वहाँ पर 86 टू 89 और 89 में इन्होंने टेररिज्म शुरू कर दिया था। कहने का मतलब है ये टेररिज्म इनका मुद्दा है, इनकी जो एक डीएनए है ना, वो डीएनए में सिर्फ टेररिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। ये है न्यूक्लियर टेररिज्म, इसमें और कोई डाउट नहीं है। आज इन्हीं एम्बेसडर से अगर मैं होता, वो प्रेस रिपोर्टर से एक ही सवाल करता, आप तो यहाँ पर हो, आप तो बड़े गौर से बोल रहे हो, आपकी पब्लिक का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा? इनकी फैमिली इनके साथ है। कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऑन ग्राउंड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, कोई शक ही नहीं है। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मुनीर है या जो भी है, इनकी अगर किथ एंड किन रिलेटिव वहीं रह रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा, इनका क्या होगा? ये मरने के लिए तैयार हैं। ये जिस दिन आपको मिलेगा कि न्यूक्लियर ये करने की कोशिश करेंगे, जब ये मिलिट्री प्लेन में अपने सारे बच्चों को, खानदान को, सब मिनिस्टर जो है इनके, उनको जब बाहर भेजेंगे, तब आप मान सकते हैं। और अगर उन्होंने कोशिश की भी, मैं बोल रहा हूँ की भी, तो इनका तो सत्यानाश होगा। पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चित हो जाएगा, क्योंकि इंडियन न्यूक्लियर जो फिर है हमारी माइट, वो फुल आएगी। वो जो स्पेक्ट्रम बोल रहा है, हम स्पेक्ट्रम चलाएंगे, और उनके पास डिलीवरी सिस्टम। सर ने सही कहा, ये अब जो ये दूसरे देशों में जाके इन्होंने ये बोलना शुरू किया है, ये लिटरली उनके पैर पकड़ रहे हैं कि भाई अब तो तुम भारत को रोको, कुछ कह के उनको समझाओ कि जंग के हालात ना बनाए। इसका क्या मतलब है? नहीं तो और कुलकर्णी जी, ये देखिए, ये जो जंग के हालात बनाने की कोशिश कर रहा है, सबको मालूम है विश्व में। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में थोड़े दिन की लड़ाई थी, 3 साल पूरे हो गए, न्यूक्लियर ने इस्तेमाल किया। सबने सोचा जरूर मूवमेंट हुआ इधर उधर, पर न्यूक्लियर जो है इट्स नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन फॉर डेटरेंस। और यही कारण है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में क्यों इजराइल ईरान के पीछे लगा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कहता था, हम घास खाएंगे पर हम इस्लामिक बम बनाएंगे। देखो, मतलब सोच देखो कि उनका कहना कि यहूदियों के पास है, हिंदुओं के पास है, क्रिश्चियंस के पास है, तो इस्लामिक बम हम बनाएंगे, हम घास खाएंगे, वी विल ईट। और 1000 साल तक हम हिंदुस्तान के साथ, वो आदमी जिसने घुटने टेक करके यहाँ से 90,000 से ज़्यादा PW लेकर के गया 71 की लड़ाई के बाद 1972 शिमला एग्रीमेंट, और आज पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि हम 1972 शिमला एग्रीमेंट को मानते नहीं हैं। ये जो मानसिकता है पाकिस्तान की, और ज़ियाउल हक ने जो शुरुआत किया कि टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये जो सोच है पाकिस्तान की, इनको ये क्यों ऑब्सेशन है इस्लामी दुनिया का चौधरी बनने की? जो जहां से इस्लाम निकला, और अरब देश जो है वो तो इनकी तरफ थूकते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सौरभ आपने। आप देखिएगा इस्लामिक देशों की जो क्या हम कहेंगे लीडरशिप जो है, कौन ले? ऑटोमन एम्पायर, टर्की, नहीं तो उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त खत्म हो गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया से भी लेने की कोशिश में काफी देश थे,
हर कोई क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है? पाकिस्तान ये अपना हाफिज मुनीर, आसिम मुनीर तो आसिम क्या मुनीर। हाफिज मुनीर जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जिस प्रकार से वो बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बात कैसी कर रहे हैं वो उनका मकसद है भारत को किसी ना किसी तरीके से फिर से बंटवारा करवाना, क्योंकि मकसद ही पाकिस्तान का है। पर लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात अगर पहलगाम के बाद हुई है तो पूरा भारत एकत्रित हुआ है ये कहने के लिए कि हम मारेंगे और ऐसा अब आपने मारेंगे क्योंकि कि बाकी पाकिस्तान इनको को इस्लामिक समझ आए। बम बनाना था, चलो इन्होंने बना लिया इस्लामिक न्यूक्लियर बम। आपको कोई आपको इंट्रोड्यूस कराए कि साहब ये जनरल साहब हैं, ये एडमिरल साहब हैं, उनकी तारीफ में क्या कहेगा? अपने आर्मी चीफ की तारीफ में आपको कोई आदमी कुछ बताता तो आप क्या बताते हो? ये जो हैं बहुत दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजेस में, वॉर कॉलेजेस से इनके पास डिग्रीज हैं, इनके पास पीएचडीज हैं, ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड है, ऐसी तारीफ करेगा किसी फौजी की कोई? इनके चीफ की बड़ाई कर रहे हैं तो उनको याद आया कि ये हाफिज कुरान है, इसको कुरान याद है पूरी, ये मर्द मोमिन है और ये पक्का मुसलमान है। ये उसका सीवी है इनके आर्मी चीफ का। मिस्टर साहब बिल्कुल, देखिए सौरभ, जाहिर है कि ये जो टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़े करवाना और ये जो कश्मीर जुगुलर वेन है, ये आज से नहीं हुआ पैदा। ये शायद कल भी मैंने बोला था कि मुनीर का एक ही मुद्दा है। पहली बात, वो दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ है, ये फॉलो कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि उसी ने शुरू किया था टू नेशन थ्योरी। और ये किस बेसिस पे हुई थी? धर्म के आधार पे टू नेशन थ्योरी। हिंदुस्तान ने तो कभी नहीं बोला हमें टू नेशन चाहिए। हमारा तो उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एक ही चीज के लड़ रहा था कि अंग्रेजों को भगाना है, और उसमें पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने क्या चाल चली? उन्होंने कहा इनको तोड़ना है तो इनके बीच में हिंदू मुस्लिम करो। और जब से ये मुस्लिम जो शुरू हुआ था, ये टू नेशन थ्योरी, वही इसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड दे दूं, जब ये टू नेशन थ्योरी लागू हुई थी, बलूचिस्तान में क्या हुआ था? बलूचिस्तान एक ऑटोनॉमी स्टेट था, उस पे अंग्रेज का कोई, वो प्रिंसली स्टेट था, अंग्रेजों की कोई उस पे शासन नहीं था। जब ये डिसाइड हुआ था, आपको बता दूं 15 अप्रैल के आसपास 1947 में प्रिंस ऑफ कलाट, जो किंग ऑफ कलाट थे, उन्होंने साफ बोला था कि हम ऑटोनॉमी चाहिए। उनकी मीटिंग हुई दिल्ली में, माउंटबेटन के साथ, नेहरू के साथ, जिन्ना था, साइन हो गया था कि ये एक स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा कलाट, और इसके साथ जो बाकी 3 और छोटे छोटे स्टेट थे, वो बलूचिस्तान, वो एक ऑटोनॉमी रहेगा। ये एक बैकग्राउंड था। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ये हुआ, आपके साथ ही जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला, कश्मीर का शुरू हो गया 22 अक्टूबर 47। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जितने भी मुसलमान डोमिनेटेड स्टेट्स हैं उनको हम पकड़ ले। कश्मीर क्यों लिया? एक उनको चाहिए था क्योंकि कश्मीर से पूरा इनका पानी बहता है, तो कश्मीर से पानी और जो वहाँ पर उनकी इरिगेशन है उसके लिए फ़ायदा है, और उसको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाता। ये यहाँ पर बलूचिस्तान। उसके बाद आप सोचिए, एक मेजर जनरल था अकबर खान, उसको इन्होंने नॉमिनेट किया इसके लिए भी, कश्मीर के लिए। उसके बाद जब कश्मीर खत्म हुआ, बलूचिस्तान जो एक ऑटोनॉमी कंट्री थी, अंग्रेजों ने उसके बाद इनको सपोर्ट करके और वो भी एक उनको टेक ओवर कर लिया। खैबर पख्तूनवा में ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो फ्रंटियर गांधी थे, उनका भी बहुत क्लियर मुद्दा था कि पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना है। अंग्रेजों ने क्या कराया और जिन्ना ने क्या कराया? वहां प्लेबिसाइट करवाया, और किस बेसिस पे? सिर्फ हिंदुस्तान के साथ आप ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान के साथ? वो तो बोल रहे थे हमें अफगानिस्तान के साथ चाहिए या हमें पश्तूनिस्तान चाहिए। कहने का मतलब है, ये धर्म की जो एक आइडियोलॉजी उन्होंने चलाई है, यही धर्म के आधार पे ईस्ट बंगाल बना था, जो आज निकल के बांग्लादेश हो गया है, और यही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पीओके अपने आप टूटेगा। इसलिए मैं एक और बोलना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से हमला करें, हो सकता है हमले से पहले ही ये सब हमें प्लेटर में मिल जाए। लेकिन आपने अभी जो आसिम मुनीर को लेकर के बात कही, आपको लगता है कि अभी तो ये बैक सीट में बैठकर गाड़ी चला रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री उन्होंने सो कॉल्ड रखा हुआ है, लेकिन अब ये एक सामने आकर के पाकिस्तान का ऑल आउट लीडर बनना चाहता है? बिल्कुल, ये ऑल आउट लीडर बनना चाहता। तो एक ये जिन्ना का तो इसने फुटस्टेप्स फॉलो किए हैं, टू नेशन थ्योरी। और दूसरा, फर्स्ट टेररिस्ट कौन था इनका? टेररिज्म तो इनकी बहुत पहले से शुरू हो गई है,
लेकिन जो मॉडर्न डे टेररिज्म था वो था जनरल जियाउल हक, जिसने ये सारा जिहाद लड़ा था अफगानिस्तान में जाके और वो रूसी सैनिक को भगाया था। उसके बाद जब ये रूसी सैनिक चले गए थे वहां से, यही जिहादी लेके उसने कश्मीर में लॉन्च किए तो थे। ये उनके 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 पद चिन्हों पर है ये, बिल्कुल वो जियाउल उसी को हक और follow जिन्ना। कर रहा है। ऑलराइट सर, आप अग्री करते हैं? मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। ये हमारे मौलाना मुनीर, जिनको जनरल करने में मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं फ़ौजी हूँ, देयर अ वे, इन्होंने एक सॉफ्ट बॉम्ब लॉन्च किया इंडिया के ऊपर। और अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, ये सारे हुआ जब वक्फ बिल के ऊपर हमारे यहाँ एजिटेशंस चल रहे थे। उसका पर्पज़ ये था, इनके मन में ये आया कि अगर हम ये बॉम्ब लॉन्च करते हैं तो हिंदुस्तान में स्ट्रीट राइट्स होंगे और जो हिंदुस्तानी हैं वो आपस में लड़ेंगे और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि आपने देखा पहलगाम में पूछ करके, धर्म पूछ के तो गोली मारी गई। तो ये फेल कर गया, पहला इनका फेल्योर ये रहा। उसके बाद ये बिल में घुस गए और लोग ढूंढते रहे कि ये मौलाना मुनीर गए कहाँ। मौलाना मुनीर की जो अभी पिक्चर आई है कि टैंक के ऊपर स्टार प्लेट लगा के खड़े हैं, ये फोटो ऑप है। और मैं आपको बताता हूं, जो उनकी जनता है, इंक्लूडिंग उनके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये क्या किया। वो खुद स्तब्ध हैं कि इस वक्त जब से आपकी अर्थव्यवस्था चकनाचूर है, आप कटोरा लेके FATF के पास जा रहे हैं, लोगों, आपकी जो एयरफोर्स है वो हॉलोड आउट है। इनके पास F-16 है 75, उसमें से 44 C और D वाले हैं जो थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं। उसमें उसके मेंटेनेंस के लिए इनके पास $470 मिलियन का पैकेज अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किया है। उसको आने में, लगने में टाइम लगेगा। ये बिल्कुल इनके हिसाब से बोल रहा हूँ, अपॉर्चुन मोमेंट नहीं था। फौजों के पास, इनके पास 2 बिलियन 2 महीने का फॉरेन रिजर्व था, अब तो वो घट करके और हो गया है। एक और एम्बेडेड चीज़ है कि जब हम इनको डरा के रखते हैं, आपको समझना चाहिए, तो इस डर के मारे ये जो टैंक्स भगाते हैं, जहाज को इधर भेजते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, खर्चा हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑन हाई अलर्ट। हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है, इनसे 10 गुना बड़ी है, हम उसको सहन कर सकते हैं। इनका कॉस्ट ऑफ कीपिंग हाई अलर्ट इज़ वेरी हाई। और ऊपर से इन्होंने एक और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का शौक है कि हमारी जो एयरलाइंस की ओवरफ्लाइट होती थी वो इनको एक हफ्ते में $100 मिलियन देती है। एक तरफ आप कटोरा लेके घूम रहे हैं और अपने $100 मिलियन को आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जहां इकॉनमी गायब है, जहां पर असर से, और इन्होंने इससे पहले एक काम और किया था जो पता है दर्शकों को, कि इन्होंने अपने सामान बेच दिए। जो एम्यूनिशंस थे यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन को दे दिए। रिजर्व में कुछ है नहीं। एक्सपेक्टेड ये है कि इनके पास 2-3 दिन के लड़ाई का सामान है। तो ये मौका जो दिया है, सारे परेशान हैं इस मौलाना मुनीर से। ये तारीफ इनको क्यों की जा रही है? ये एक्चुअली एक इमाम के बेटे हैं जो जलंधर के रहने वाले थे। इसके बाद ये चले गए पाकिस्तान में, जहां इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे उनको महाजिर बोलते हैं, उनको ट्रू पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असली हूं जी, मुझे नकली मत मानना। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि इतनी बातें जो हम कर रहे हैं कि इनको मारें कि नहीं मारें, कितना मारें। देखिए, एक मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं, आप सब जानते ही होंगे, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। सर, कुछ सवाल हमारे ऑडियंस में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी, कौन पूछेंगे सवाल? सर जय हिंद सर। सर मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कश्मीर में पहलगाम के क्षेत्र में जिस तरह से पर्यटकों के ऊपर या फिर हमारे भारत देश में निर्दोष और जवान लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, तो हमें इससे कब तक शांति मिलेगी? और जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो सकता है युद्ध के बाद, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि पाकिस्तान को भी हम अपने में मिला सकते हैं? तुम चाहते हो? किससे क्वेश्चन पूछा आपने? तुम चाहते हो ऐसा हो? जी जी सर, चाहते हैं सर। पाकिस्तान के लिए बोलना चाहता हूँ सर कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अरे वाह, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने एक नई बात कह दी है सर
बिल्कुल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान ही भारत में मिल जाए, वो अखंड भारत बन जाए एक बार? देखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं, और आपके मुंह में घी शक्कर। क्यों मैं ये कह रहा हूं, पहले जैसे नेस्टन साहब बता रहे थे किस तरीके से पाकिस्तान की जो सोच है, नापाक सोच, जिन्हा खान कलात को लेकर के, जैसे साहब बता रहे थे वेस्टर्न साहब, माउंट बैटन के पास गए, किस उद्देश्य से गए होंगे? वो लॉयर थे, उस उद्देश्य से गए कि वकालत करने के लिए कि बलूचिस्तान को आज़ादी देंगे हम, बलूचिस्तान को आज़ादी पाने के लिए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान बनेगा, उसके लिए ये जाते हैं जिन्ना साहब माउंट बैटन को, और जैसे ही आज़ादी पाते हैं खान कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस कर रखा है। तो ये है पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान की। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, जैसे आपने पढ़ा भी है, बलूचिस्तान सिर्फ 4% आबादी है और पाकिस्तान की फौज में वो 1% है। 96% पाकिस्तान की जो फौज है वो पंजाबियों की फौज है, और वो पंजाबियों से बहुत नाराज शुरू से रहे हैं जब से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ। नहीं तो बलूचिस्तान अलग। बलूचिस्तान 44% हिस्सा है पाकिस्तान का, जहाँ पे सोना भी है, गैस भी है, कॉपर भी है, सब कुछ है, जहाँ पे उन्होंने 5% रॉयल्टी से वो लेते थे पाकिस्तानी, अब उन्होंने चीन को दे दिया। अब जैसे ही चीन को बलूचिस्तान का बाहर, क्योंकि ग्वादार पोर्ट बना, तो वहाँ पे उनके मछली मछुआरे सब खत्म हो। आपने कभी देखा कोई भी मुसलमान औरत खुद सुइसाइड बॉम्बर बन के चीनियों को मारने जा रही है? वो आपका बलूची औरत ने किया। ये जो आक्रोश आज बलूचिस्तान के अंदर है, वही आक्रोश खैबर पख्तूनवा में है, क्योंकि वो डुरान लाइन जो बना है वो उसको नहीं मानते। डुरान लाइन अंग्रेजों ने बनाया रशियंस को दूर रखने के लिए और इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को दूर रखने के लिए उसने ये डुरान लाइन बनाया। अब डुरान लाइन जो है वो ना पाकिस्तान कहता है, वो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान मैं एक सिंपल सरल भाषा में आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, इन्होंने क्योंकि इन सब टुकड़ों पाकिस्तान के होंगे कि नहीं पूछा। किसी भी देश के किसी हिस्से में अगर वहां उससे टूटने की जिद पकड़ ले लोगों के बीच में, या फ्रीडम के लिए आज़ादी की लड़ाई एक हद के पार चली जाए, तो उसको कंटेन नहीं किया जा सकता। क्या बलूचिस्तान में या इनके फ्रंटियर प्रोविंसों में वहां तक हालात पहुंच चुके हैं कि अब पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उनकी आज़ादी की लड़ाई को दबा नहीं सकता? बिल्कुल सौरभ, जब मैं अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल के लिए, मैं कई बलूची से मिला हूँ, तालिबानियों से मिला, अफगान तालिबान से मिला है। मैं आपको बता दूं, जो आक्रोश है उन लोगों का पाकिस्तान सेना और ISI के खिलाफ, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं। मेरे को तो ऐसा बोलते थे, आपको हैरानी होगी, बलूचिस को हेलीकॉप्टर में ले जाके मिलिट्री हेलीकॉप्टर में ऊपर से फेंकते थे, जिससे सारे बलूची देखे कि ऐसे आपका अंत होगा। तो बलूचिस में इतनी नफरत है, ये जो अभी ट्रेन हाईजैक किया है, ये इसी का एक आपने सैंपल देख लिया है। वो आज़ादी की लड़ाई देखे, बलूचिस्तान ने अपने को तब से ही आज़ाद माना था और उनमें एक बहुत बड़ा प्राइड है। उनके लिए मुसलमान से ज़्यादा एथनिसिटी है बलूची। इसी प्रकार जो वहाँ पर खैबर पख्तूनवा में है वो है पश्तूनिस्तान। मेरे को वहाँ पठान्स क्या बोलते थे, पश्तून। जनरल साहब आप यहाँ से हमला करो, हम इधर से देश को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो बार बार पाकिस्तान मुस्लिम वर्ड लेके आता है कि हम, वो कुछ नहीं है, वो एक फसाड है। लोगों के लिए वहाँ सबसे पहले है उनकी एथनिसिटी, उनका जो ट्राइब बलूचिस, ये पश्तून्स, POK में कश्मीरियत, तो ये है एक्चुअल हकीकत। तो ये इनके टिकेंगे नहीं। ये और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जैन सर, मेरा नाम विकास कुमार है। अंतरिक्ष युद्ध की बात हुई, तो क्या ऐसा सुनने में आता है कि 3-4 देश ही ऐसे हैं विश्व में जो अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता रखते हैं, इसमें भारत भी है। तो पाकिस्तान का जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसे युद्ध से पहले ही समाप्त कर दें तो वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसा करना संभव है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा है और जिज्ञासा भी बहुत अच्छी है। तो जब मैं शुरू में आपको बता रहा था कि स्पेस एसेट्स जो हमारे पास हैं और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एसेट्स हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के जो एसेट्स हैं, ये स्पेस से ही है। मैंने कुछ सैटेलाइट्स का नाम लिया था, उसका पूरा सिस्टम है और इसमें हम नेचुरली स्पेस, वी आर कॉल्ड स्पेस फेयरिंग नेशन। हम तो चांद पे भी छलांग लगा चुके हैं। सर, हमने एक बार एक कैपेबिलिटी अपनी टेस्ट की थी, वो भी दुनिया में 3-4 देशों के पास था, स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने का। एब्सोल्युटली, उसे बोलते हैं एंटी सैटेलाइट
वॉरफेयर, जी उसका जो हिस्सा है, हमारे पास दो बड़ी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं जो नेचुरली वेरी फ्यू सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज़ हैं। आप समझ जाएंगे किन कंट्रीज़ के पास होगा। उसमें एक है हाइपरसोनिक, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं उसकी हमने खुद डेवलप किया है और हम स्पेस में जा सकते हैं और लौट सकते हैं। ये क्रायोजेनिक इंजन से होता है। ये इंजन हमारा इंडिजिनस है और इसको लेकर के हम और आगे जा सकते हैं। और दूसरी जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की बात की है, ये इसकी क्षमता हमारे पास है। तो स्पेस किस काम में आता है आप पूछेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई स्पेस एसेट्स है नहीं। तो अभी किस काम में आएगा? अभी स्पेस जो है वो उनकी पूरी, जैसे मुनीर छिप रहे हैं, छिपने की कोई जगह नहीं। हमने पूरा प्लॉट किया हुआ है और ये काम आपके आता है कम्युनिकेशंस को स्टैब्लिश करने में बियॉन्ड सर्टेन रेंजेस। ये बहुत ज़रूरी है स्पेस एसेट्स का होना, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो आपके जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट जाते हैं, उसके साथ फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं, उसके साथ सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन एयरक्राफ्ट जाते हैं, ऊपर से आप लोगों ने एयर जो वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है वो ऑपरेट करता है। ये सारे के सारे बंधे होते हैं स्पेस कम्युनिकेशन से एंड ग्राउंड कम्युनिकेशन से। फिर आपके रेडार ट्रैक्स आते हैं, ये सारे के सारे एक जगह सम्मिलित होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, वहां से वो कॉकपिट में जाते हैं। तो स्पेस एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछा। अच्छा सवाल है। क्या सक्षम, अब उनको क्या स्पेस समझ में आएगा? वो तो 1400 साल पीछे जाना चाह रहे हैं। अरे पाकिस्तानी जो है सौरभ, आपको मालूम वो होगा वही भेजना है, वही भेजना है। आप स्पेसशिप की बात कर रहे हैं, वो घोड़े खच्चर पर चलने की बात कर रहा है। और 99 में जब मुशर्रफ एयरक्राफ्ट में हुक्म दे रहा था, यहाँ चीन जा रहा था, हम लोगों ने उसको पूरा वो सारा कुछ हमने सुना था कि कैसे मुशर्रफ का प्लेन जो है पाकिस्तान में लैंड नहीं होने दे रहे थे नवाज शरीफ। खैर, ये बातचीत चलती रहेगी और इस बारे में थोड़ी जानकारी भी हमको मिलती है। बहुत शुक्रिया ए वाइस मार्शल साहब, जनरल कुलकर्णी, जनरल वेस्टर्न, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।